लिंक देने के बावजूद भी कठिनाई आ रही, इसलिए थोड़ा सा लेट हुआ है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि आप आवाज येत नाही त्यांना बोल। अरे एक मिनिट अनम्यूट। हाँ आता है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र काउंसिल ने जो एलिजिबिलिटी टेस्ट की थी, उसमें आप सब लोग जिन्होंने टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो कुछ फेल हो गए, वो छोड़ के सब लोगों को पास किया है। आपको एक मौका दिया है एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करने का, उसका प्रचार करने का। करीब 7-8 हजार लोगों ने एग्जाम दिया है। 700-800 डॉक्टर लोगों ने कोर्स किया है काउंसिल का, जिसमें मैं मेन स्पीकर था। लेकिन आधे से ज्यादा लोगों को एक्यूपंक्चर नहीं आता, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं लिया हुआ है। एक्चुअली ये एग्जाम जो था, बेसिकली जो लोग एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए था। लेकिन क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिल रहा है, कई लोग अपीयर हो गए। अब प्रॉब्लम है कि पास हो गए, लेकिन एक्यूपंक्चर सीखना जरूरी है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन मिला और प्रैक्टिस करने का चांस मिला, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हो। कोई अच्छे सर्जन के हाथ से अगर गलती हो गई, पेशेंट मर गया, तो उसको भी जेल जाना पड़ता है, उस पर भी केस होना है। तो ये मत सोचो कि रजिस्ट्रेशन मिला इसका मतलब आप कुछ भी कर सकोगे। इसके बावजूद कई लोगों ने इसलिए एग्जाम दिए कि चलो अपन डॉक्टर बन जाएंगे। वो भी दिमाग में से हटा दो, जो मेडिकल डॉक्टर नहीं है उनको वो डॉक्टर नहीं लिख सकेंगे। रजिस्ट्रेशन मिलने के बावजूद भी अगर लिखेंगे तो उन पर एक्शन हो सकता है। तो ये जो मैं आज लेक्चर दे रहा हूँ, ये इसलिए दे रहा हूँ कि कई लोगों को लगता है कि एक्यूपंक्चर का मतलब सुई लगाना। ऐसा नहीं है। बेसिकली मैंने पीछे के लेक्चर में आपको बोला था कि एक्यूपंक्चर को चीनी उपचार पद्धति कहा जाता है। लेकिन इन 1995 ड्यूरिंग माय प्रेस कॉन्फ्रेंस एट बीजिंग, चाइना, आई हैव क्लेम्ड दैट एक्यूपंक्चर इज इंडियन इन ओरिजिन। मैंने ये दावा चीन में किया है 1995 में, और उससे प्रभावित होने के बाद मुझे चीन में विजिटिंग प्रोफेसर बोल के नियुक्त किया गया। जिनको पता नहीं है उनके नॉलेज के लिए, अपने देश में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यापीठ में एक्यूपंक्चर पढ़ाया जाता था इन द नेम ऑफ सूची चिकित्सा। हमारी संस्कृति में कई चीजें जो भी ये प्रूव करती है कि एक्यूपंक्चर इंडियन इन ओरिजिन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इसको भूल गए, चीनी लोगों ने इसको बड़ा किया। मैंने ये भी आपको कहा है कि इंडिया इज इन द रोल ऑफ कुंती, द फर्स्ट मदर ऑफ कर्ण, एंड चाइना इज इन द रोल ऑफ सेकंड मदर ऑफ कर्ण, राधा, जिसने उसको पाला पोसा बड़ा किया। इसलिए दुनिया उसको चाइनीज साइंस कहती है। ये साइंस का नाम है एक्यूपंक्चर एंड मॉक्सीवर्सन। मैं आपको सभी तरीके सिखाने वाला हूँ। तो एक्यूपंक्चर करना, इसका मतलब सुई लगाना एक कंपल्सरी नहीं है, उसके कई प्रकार है। एक्यूपंक्चर का मतलब पॉइंट को स्टिमुलेट करना, अपने पॉइंट पे, अपने शरीर पे जो कई सारे सैकड़ों एक्यूपंक्चर पॉइंट्स है जिसको हम स्टिमुलेट करते हैं, उसकी कई पद्धतियां हैं। एक पद्धति जिसको हम एक्यूपंक्चर कहते हैं। एकस का मतलब निडल, एकस का मतलब निडल, एकस का मतलब पॉइंट भी होता है। तो एक्यूपंक्चर में एकस का मतलब निडल पंक्चर। एक्चुअली एक्यूपंक्चर जो शुरू हुआ वो मेटल युग से पहले, जब स्टोन एज था तब शुरू हुआ, इन द फॉर्म ऑफ बायन पंक्चर। BIAN, बायन का मतलब नोकीला पत्थर। बायन मीन्स पॉइंटेड स्टोन और शार्प स्टोन। एस्किमो स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ बायन पंक्चर। उनके जमाने में वो नोकीले पत्थर से चुभा के प्रैक्टिस करते थे, तो रोगियों को दुरुस्त करते थे। अपने इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो, आप अगर देहात में जाएंगे तो बाथरूम में एक पत्थर रखा हुआ रहता है, रफ पत्थर। तो नहाते समय उससे ऐसा रगड़ के नहाया जाता है, उससे भी दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एक्यूपंक्चर, स्टिमुलेटिंग द पॉइंट। तो एक्यूपंक्चर इज वन फॉर्म जिसमें हम निडल लगाते हैं। एक्यूपंक्चर की जो निडल्स रहती है
बोला उसकी लंबाई हाफ इंच से लेके 24 इंचेस तक नीडल अवेलेबल है। मैंने चाइना से लाई 24 इंचेस की। नो प्रॉब्लम। मैंने चाइना से 24 इंचेस की लंबी नीडल लगाई है, लेकिन वो लगाना आसान नहीं रहता है। रूटीन प्रैक्टिस में हम जो नीडलिंग करते हैं वो हाफ इंच रूटीन प्रैक्टिस में हाफ इंच छोटे बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए 1 इंच टू 1.5 इंच लेंथ की नीडल यूज की जाती है। और कुछ पॉइंट पे जैसे बटक पे वॉलवेयर 30 पॉइंट है, या यूबी 37 पाँव पे पॉइंट है, स्टमक 32 पॉइंट है, जहाँ मसल थिक रहता है, जहाँ मसल थिक है उस पे जो पॉइंट है उसको मोटर पॉइंट कहते हैं। एक ने क्वेश्चन पूछा था कि मोटर पॉइंट किसको कहते हैं? जो एक्यूपंक्चर पॉइंट मसल के डीप बल्क में रहते हैं, बड़े मसल, दे आर कॉल्ड एज मोटर पॉइंट्स, और वो पैरालिसिस के लिए प्रीफर किए जाते हैं। तो रूटीन में वी आर यूजिंग हाफ इंच टू 1 इंच और 1.5 इंच, ये बड़ों के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए। और कुछ बड़े लोग हैं उनके बटक पे या थाई पे लगाना है तो हम 4 इंच टू 6 इंचेस नीडल भी लगाते हैं। रूटीन में प्रैक्टिस करने के लिए 1 इंच, एवरेज 1 इंच इज यूजफुल फॉर ऑल। दिस इज एक्यूपंक्चर नीडल। एक्यूपंक्चर नीडल लगाने के 3 प्रकार है। 1 इज परपेंडिकुलर, जहाँ मसल थिक है वहाँ हम परपेंडिकुलर नीडल करते हैं। जहाँ मसल छोटा है या नीचे कोई डेंजरस ऑर्गन है जिसको इंजुरी से बचाना है, तो वी डू ऑब्लिक नीडलिंग। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक नीडलिंग। जहाँ मसल बहुत ही कम है, जैसा फेस पे करना है, फेस पे नीडलिंग करना है, तो यहाँ हम ऑब्लिक भी नहीं कर सकते, परपेंडिकुलर भी नहीं कर सकते, यहाँ हॉरिजॉन्टल नीडलिंग करते हैं। अड़ा, इन सिंपल लैंग्वेज इन हिंदी यू कैन कॉल इट खड़ा, टेढ़ा और अड़ा। परपेंडिकुलर, ऑब्लिक एंड हॉरिजॉन्टल, दीज आर टाइप्स ऑफ नीडलिंग। ये बाद में आपको डिटेल में बताए जाएंगे, अभी शॉर्ट में आपको दिखाता हूँ। ये एक्यूपंक्चर नीडल, ये 1 इंच नीडल है। ये लेंथ जो नापी जाती है दैट इज लेंथ ऑफ शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है नीडल का, इसकी लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ नीडल। तो परपेंडिकुलर नीडल, ये पॉइंट है शंकर, ये पॉइंट है, उसको नीडल लगाना है, ये परपेंडिकुलर नीडल, दिस कॉल्ड परपेंडिकुलर नीडल, स्ट्रेट। दूसरा ऑब्लिक नीडलिंग। ऑब्लिक नीडलिंग यानी टेढ़ा लगाने का, दिस इज ऑब्लिक नीडलिंग। दिस ऑब्लिक नीडलिंग। और हॉरिजॉन्टल का मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल नीडलिंग। ये हॉरिजॉन्टल नीडलिंग, हॉरिजॉन्टल का मतलब आड़ा। ये सभी प्रकार आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। दूसरी बात, नीडल कितना डीप डालना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एलोपैथी में अगर अमेरिका का पेशेंट मुझे फोन पे कंसल्ट करता है तो मैं एज एन एलोपैथी डॉक्टर आई कैन टेल कि ये दवा लो, ये दवा लो, ये दवा लो, या ये इंजेक्शन लो। एलोपैथी में डॉक्टर का महत्व जो रहता है वो डायग्नोसिस करना और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चॉक आउट करके देना, इतना ही है। एक्यूपंक्चर में सिर्फ उससे काम नहीं होता। एक्यूपंक्चर में करेक्ट डायग्नोसिस, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, इसके बावजूद correct depth of needle, correct direction of needle and location of needle, depth of needle and direction of needle, all the 3 are very important. This is skin. This is acupuncture point.
दिस इज मेरिडियन। मेरिडियन में से एनर्जी, जिसको हम चाइनीज में ची कहते हैं, चेतना प्रवाह, वो बहती रहती है। और हम एक्यूपंक्चर जब करते हैं तो हमारी निडल मेरिडियन तक जाना चाहिए, क्योंकि हमको मेरिडियन के अंदर जो चेतना प्रवाह है, जो एनर्जी फ्लो हो रही है, उसको हमको कम करना है, ज्यादा करना है, रोकना है, कई प्रकार है वो करना है। तो और निडल हैज टू टच द मेरिडियन। अगर पहली गलती ये हो सकती है, अगर हमने यहाँ निडल लगाया, यहाँ पॉइंट है, इट इज नॉट टचिंग द पॉइंट, ये पॉइंट इसके नीचे मेरिडियन पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि कई बीमारियां जैसे खास करके पेन और पैरालिसिस, दे आर ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेरिडियन। यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, उसको हमको हटाना है। अगर हम गलत लोकेट करेंगे, इसको निडल टच नहीं होता, नहीं हटेगा। अगर हम दूसरा कोई बोलता है कि मैंने करेक्ट लोकेट किया, लेकिन डेप्थ, उसका डेप्थ अगर कम है, यू आर अनेबल टू रिमूव द ब्लॉक इन द मेरिडियन। एंड देन थर्ड इज डायरेक्शन। अगर आपका डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऐसा है, ये भी गलत है, इट इज नॉट टचिंग द ऑब्स्ट्रक्शन। इसलिए इन एक्यूपंक्चर, एलोपैथी मैंने आपको कहा, मान लो डायबिटीज का पेशेंट है, मेरे पास आता है एज एन एलोपैथिक डॉक्टर, मैंने बोला कि इंसुलिन लो 40 यूनिट। अगर डॉक्टर लोहिया खुद देते हैं या पेशेंट खुद लेता है या कोई नर्स या कंपाउंडर देता है, इफेक्ट विल बी सेम, क्योंकि वो दैट इज इफेक्ट ऑफ 40 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। एक्यूपंक्चर में ऐसा नहीं है। मेरे कई स्टूडेंट मेरे पास पेशेंट को लेके आते हैं, मैं पॉइंट चेक करके सेलेक्ट करके देता हूँ, लेकिन मैं लिख के देने के बाद भी वो मेरे स्टूडेंट ने करेक्ट लोकेट करना, करेक्ट डेप्थ को डालना, करेक्ट डायरेक्शन को डालना, ये किया तो ही इफेक्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा या कम आएगा। सो इन शॉर्ट, इफेक्ट ऑफ एक्यूपंक्चर वेरीज फ्रॉम वन एक्यूपंक्चरिस्ट टू द अदर एक्यूपंक्चरिस्ट डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन। और एक्सपीरियंस डजंट गो विथ एज, कि नहीं 50 साल का आदमी है तो एक्सपीरियंस होगा, ऐसा नहीं है। या वो बोलेगा नहीं मैं 20 साल से एक्यूपंक्चर करूंगा। तुमने कितने पेशेंट देखे हैं, कितने पेशेंट को ट्रीट किया है, that has to be considered when we think of experience of the person। तो एक्यूपंक्चर का मतलब सिर्फ पंक्चर करना नहीं है, सही करोगे तो दैट इज एक्यूपंक्चर, अदरवाइज इट इज समथिंग लाइक टायर। दूसरी बात, निडल लगाने के बाद उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है। ये चीजें या तो हम हाथ से कर सकते हैं, दैट इज मैनुअल स्टिमुलेशन, और वी कैन स्टिमुलेट विथ हैंड, विथ मशीन। इसका स्टिमुलेटर आता है शंकर, एक्यूपंक्चर का स्टिमुलेटर आता है, जो हम निडल लगाते हैं उसको हम मशीन से स्टिमुलेट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर जब चालू हुआ तब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बैटरीज नहीं थे, तो इट स्टार्टेड विथ निडल। अभी जब से बैटरी का पता चला, करंट का आ गया, वी आर स्टिमुलेटिंग द पॉइंट विथ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। और इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर के रिजल्ट एक्यूपंक्चर से अधिक ज्यादा आते हैं। अगर आपको मशीन नहीं यूज करना है तो आप हाथ से स्टिमुलेट कर सकते हो। उसके कई प्रकार रहते हैं, वो डिटेल में आपको वेबिनार में पढ़ाने वाला हूँ, सब डिटेल। देन रूटीनली हम 20 मिनट तक स्टिमुलेट करते हैं, उसके बाद निडल विड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड वन सिटिंग। एक हफ्ते में जनरली हम 5 सिटिंग या महीने में 20 सिटिंग देते हैं ऑन एन एवरेज, बट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे अब हमारे पास पूरे दुनिया से पेशेंट आता है, जो लोकल पेशेंट है उनको हम महीने में 20 सिटिंग देंगे। जो बाहर गांव से आते हैं रोज नहीं आ सकते हैं, तो जो लोकल है उनको बोलेंगे रोज एक आओ, महीने में 5, हफ्ते में 5 दिन आओ, महीने में 20 हो जाए।
जो बाहर गांव से आते हैं या दूर से आते हैं उनको एक दिन में 2 सीटिंग अलग अलग पॉइंट लेके हम देते हैं और महीने में 10 दिन बुलाते हैं। जो लोग बहुत ही दूर से आते हैं उनको महीने में 10 दिन बुला के 20 सीटिंग देते हैं और जो लोग फॉरेन कंट्री से आते हैं उनको हम 1 महीना या 2 महीने रखते हैं, रोज के 2 सीटिंग देते हैं और जितने दिन किया उसके डबल उसको गैप देता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सो एक्यूपंक्चर एंड इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एक कॉमन यूज करना, लेकिन नीडलिंग की आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब प्रैक्टिस कैसे करना? शुरू में डोंट स्टार्ट प्रैक्टिस ऑन योर पेशेंट्स। अगर पेशेंट पे करोगे तो पेशेंट भाग जाएगा। आप सोचोगे मैं तो डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं तो आराम से लगाऊंगा, इंजेक्शन देता हूँ। ध्यान में रखो, इंजेक्शन देना इजी है, एक्यूपंक्चर की नीडल लगाना डिफिकल्ट है, क्योंकि नीडल बहुत पतली रहती है, बेंड होती है। तो पहले प्रैक्टिस आप पोटैटो पे करने का, एक पोटैटो लेने का, उसको एक मार्क करना पेन से, हाथ में नीडल पकड़ने का और जो मार्क किया है उस पे ही लगना चाहिए, कहीं भी नहीं। आपके दिमाग में जो पॉइंट है कि यहाँ नीडल लगाना, एक मार्क किया पोटैटो, एक नीडल हाथ यहाँ है, उस पे ही जाना चाहिए। ये प्रैक्टिस करना पहले कुछ दिन। पोटैटो पे क्यों करना? क्योंकि पोटैटो पेन हुआ तो रोएगा नहीं, पोटैटो पे करो, पेशेंट पे मत करो। थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद यू कैन प्रैक्टिस ऑन पिलो। पिलो थोड़ा रेजिस्टेंस देती है, पिलो पे प्रैक्टिस करो। उसके बाद आपके घर में जो सर्वेंट्स है उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जनरली घर में जो काम करते हैं 40-50 साल के लोग रहते हैं, किसका घुटना दुखता है, किसकी गर्दन दुखती है, किसकी कमर दुखती है, इधर आओ, तुम टेढ़े चल रहे हो, इधर आओ, तुम्हारे घुटने प्रॉब्लम है, उसको लगाओ, वो भी खुश हो जाएगा, आपका भी हाथ साफ हो जाएगा। और सबसे अच्छा आपके पेरेंट्स पे प्रैक्टिस करो। इफ यू आर अ फीमेल, आप लड़की हो तो आपके पिता पे प्रैक्टिस करो, एंड इफ यू आर अ बॉय आपके माँ पे प्रैक्टिस करो। अगर दर्द भी हुआ, माँ को प्रैक्टिस नीडल लगाते हो, दर्द भी हुआ, आंख में पानी भी आया तो दिखने नहीं देंगे, ऐसा करेंगे और आपको दिखा दो, अरे वो तो खुशी के आंसू है। पेरेंट्स आपको एनकरेज करते हैं, लेकिन बीबी पे या हस्बैंड पे प्रैक्टिस मत करो, बच्चों पे प्रैक्टिस मत करो। और जब हाथ साफ हो जाएगा उसके बाद ही पेशेंट पे करो। अगर कोई नहीं मिला तो आजकल इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, कई लोग अनएम्प्लॉयड है। आपके घर के आसपास जहाँ भी चौराहा है वहाँ जाओ, कई लोग काम के लिए वेटिंग में रहते हैं, वहाँ उनको बोलो कम ऑन तुमको 500 रुपये रोज के दूंगा, कुछ नहीं करना, तुम्हारी बॉडी पे प्रैक्टिस करूंगा, यू कैन गेट पीपल। ये कोई जोक नहीं, दिस फैक्ट। कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट पेशेंट पे प्रैक्टिस मत करो, उससे नुकसान हो जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसमें और एक प्रकार है एक्यूपंक्चर का, दैट इज कॉल्ड पेरियोस्टियल एक्यूपंक्चर। पेरियोस्टियल एक्यूपंक्चर, व्हाट इज पेरियोस्टियल एक्यूपंक्चर? ये बोन है, जो भी बोन रहते हैं दे आर कवर्ड विथ पेरियोस्टियम, दिस इज कॉल्ड पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम, इन शॉर्ट पेरियोस्टियम इज कवर ऑफ द बोन। तो नीडल से डायरेक्ट इसको हिट करने का। We touch periosteum of the bone and hit the bone. This is very painful, इसलिए छोटे बच्चों में नहीं करना, नाजुक लोगों में नहीं करना, बहुत ज्यादा बूढ़े लोगों में नहीं करना। पेनफुल है, लेकिन इसके रिजल्ट मैजिक जैसे हैं। खास करके जिनको टेनिस एल्बो है, टेनिस एल्बो में जनरली एक पॉइंट जो रहता है बोन का, यहाँ पेन बहुत होता है। उसको अगर हम नीडल से हिट करते हैं, पेरियोस्टियल एक्यूपंक्चर, तो जनरली एक ही सिटिंग में 70 to 80% पेन कम हो जाता है। या कुछ लोगों को देयर इज पेन एट टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, कुछ लोगों का कॉक्सिक्स म्हणजे माकड हाड, काही लोकांचं माकड हाड लांब असतं फार, खाली बसलं की दुखतं तिथे खाली। ऐसे जो लोग हैं कि जिनको हार्ड सरफेस पे बैठने के बाद पेन होता है कॉक्सिक्स पे, एट द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, तो उनको टिप ऑफ द कॉक्सिक्स पे अगर हम नीडल से हिट करेंगे पेरियोस्टियल एक्यूपंक्चर, तो मेजॉरिटी लोगों में 1 या 2 सिटिंग में 100% रिजल्ट आ जाता है। या फ्रोजन शोल्डर में कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आता। तो ये टिप ऑफ द बोन, ये बोन फील करने का, तो इसके टिप को अगर हम
हिट करते हैं नीडल से, उसके भी रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। या जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस म्हणजे संधिवात, इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस कई लोगों के डिफॉर्मिटीज होते हैं उंगलियों में, हाथ के उंगलियों में, पाँव के उंगलियों में। मान लो ये उंगली ऐसी हो गई, डिफॉर्म हो गई, तो यहाँ अगर हम हिट करते हैं पेरियोस्टल एक्यूपंक्चर तो डिफॉर्मिटी कम हो सकती है, पेन कम हो सकता है, डिफॉर्मिटी कम हो सकती है। ये टेक्निक अच्छा है, लेकिन इसको प्रैक्टिस लगेगी। शुरू में मत करो, प्रैक्टिस होने तक कुछ मत करो। वेबिनार में मैं एक्यूपंक्चर पेशेंट पे लगा के आपको डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। सेकंड टेक्निक इज एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर इंडिया में कई सालों से है। हमारे यहाँ किसके पैर दुखते हैं, पैर दबाए जाते हैं, कमर में दर्द है, कमर दबाई जाती है, सिर में दर्द है, सिर दबाते हैं। सिर्फ गले में दर्द है तो गला नहीं दबाते, बाकी दबाने के बाद पेन कम होता है, ये लोगों को पता है। दिस इज अ कॉमन टेक्निक। लेकिन हम इसको एक्यूप्रेशर किसको कहते हैं? जब हम एक्यूपंक्चर पॉइंट पे प्रेशर देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, दैट इज कॉल्ड एक्यूप्रेशर। कई लोग हाथ के तलवे को प्रेशर देके ट्रीट करते हैं, दैट इज नॉट एक्यूप्रेशर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सोलॉजी। पाँव के तलवों पे दोगे, दैट इज कॉल्ड फुट रिफ्लेक्सोलॉजी, दिस इज कॉल्ड हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी, दैट इज नॉट एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर हम किसको कहते हैं कि जहाँ हम एक्यूपंक्चर पॉइंट है उस पर अगर हम प्रेशर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्यूप्रेशर। अब एक ने मुझे पूछा था पत्रकार परिषद में कि एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों के इफेक्ट में क्या फर्क है। अगर कोई आदमी सोया हुआ है, उसको हम हिला के उठाते हैं, ओट 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 जायचा नहीं का ऑफिसला, दैट इज इफेक्ट ऑफ एक्यूपंक्चर। ये कौन कर सकता है? उसकी बीवी कर सकती है। अगर नौकर को उठाना है मालिक को, तो वो ऐसा हिला के नहीं उठाएगा, वो ऐसा ताली बजेगा, साहब उठा के, साहब उठा के, साहब उठा। दूर से हाथ लगाने की हिम्मत नहीं है। इफेक्ट होगा लेकिन कम होगा, दैट इज एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर का इफेक्ट पंक्चर से कम है, लेकिन एक्यूप्रेशर के कई एडवांटेजेस हैं। सबसे मेन एडवांटेज ये है कि इन इमरजेंसी एज अ फर्स्ट एड एक्यूप्रेशर इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं कई कंट्रीज में पढ़ाने को जाता हूँ, लेक्चर देने को जाता हूँ। कई बार फ्लाइट में किसको हेडेक होता है, किसको वॉमिटिंग होती है, किसको चक्कर आके गिरता है, तो ऐसे इसमें इमरजेंसी में आई हेल्प देम विथ एक्यूप्रेशर। रिसेंटली अभी मैं कलकत्ता से आ रहा था फ्लाइट से, हैदराबाद को जैसे उतरा तो टॉयलेट के बाहर एक आदमी ऐसा गिर गया था। तुरंत मैंने उसका DU-26 पॉइंट को जोर से दबाया, ऐसा उठ गया, वो तुरंत उठ गया। आपको कहने को बहुत हर्ष होता है कि मैंने अभी तक मोर देन 40 लोगों को हार्ट अटैक से बचाया है विथ एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर इमरजेंसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लो कोई कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट टॉयलेट में जाता है और वहां उसको हार्ट अटैक आता है, दो ही इज द बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट, ही कैनॉट डू एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। टॉयलेट में कहा उसके पास कोई इंजेक्शन नहीं है, नीडल नहीं, कुछ भी नहीं है, क्या करेगा खुद को। लेकिन अगर कोई गंवार आदमी जिसको एक्यूप्रेशर का नॉलेज है, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन एक्यूप्रेशर जानता है, उसको अगर पता है कि यहाँ दबाने से या यहाँ जोर से काटने से हार्ट अटैक में बच सकता है, तो ही और शी कैन सेव द पर्सन। पुणे के पास एक गांव है जहाँ मेरे फ्रेंड की लड़की रहती है, उसके ससुर को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आने के बाद ससुर अनकॉन्शियस हो गया, हार्ट अटैक, पसीना आया। उसके बाद मेरा एक्यूप्रेशर का बुक था, मेरे बुक में दिया मैंने कि छोटी उंगली को दांत में डाल के काटने का, इससे SI1 और हार्ट 9 पॉइंट से ब्लड आता है, और वो आया कि पेशेंट बचने की संभावना है। उसने तुरंत ससुर को जोर से काटा और फॉर्चुनेटली पेशेंट बच गया। तो एक्यूप्रेशर एक इमरजेंसी में एज अ फर्स्ट एड बहुत काम की चीज़ है। दूसरा, छोटी मोटी बीमारियों में बीमारी प्रिवेंट करने के लिए एक्यूप्रेशर काम है। जैसे अभी
महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड मी एज मेंबर ऑफ आयुष टास्क फोर्स, कोविड टास्क फोर्स, उसका मेंबर हूँ मैं। तो मैंने डिमांड किया था कि एक्यूपंक्चरिस्ट जो मेडिकल डॉक्टर है, एक्यूपंक्चरिस्ट है, दे शुड बी अलाउड टू ट्रीट माइल्ड और मॉडरेट केसेस ऑफ कोरोना एंड गवर्नमेंट हैज अलाउड इट। दूसरा, मैंने एक वीडियो तैयार किया था पब्लिक के लिए, जो मैंने टास्क फोर्स की मीटिंग में दिखाया है, गवर्नमेंट को भी भेजा है कि पब्लिक को दिखाओ। मैंने कई व्हाट्सएप ग्रुप पे डाला भी था कि एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट, कोरोना या बाकी इन्फेक्शन में मेन प्रॉब्लम क्या है? इम्यूनिटी का प्रॉब्लम। इम्यूनिटी अगर आप बढ़ाते हो खुद की तो यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें कुछ एक्यूपंक्चर के पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल LI11 है, DU14 है, स्टमक 36 है, स्प्लीन 6 है, और भी कुछ पॉइंट है। इनको अगर आप एक्यूप्रेशर करते हो तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है और आप इन्फेक्शन से लाइक कोरोना आपका बचाव कर सकते हो। तो एक्यूप्रेशर कैन बी यूज्ड टू प्रिवेंट डिजीजेस, इट कैन बी यूज्ड टू ट्रीट माइल्ड केसेस एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ द एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। जैसे कोई पेशेंट को बड़ी बीमारी है, जैसा कि इसको थायराइड का प्रॉब्लम है, पहले कुछ दिन हम एक्यूपंक्चर करते हैं, जैसे इफेक्ट अच्छा आ गया उसके बाद हम एक्यूपंक्चर बंद करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं कि जो पॉइंट पे हम एक्यूपंक्चर करते थे वहाँ तुम रोज घर के घर सवेरे शाम 1-1 मिनट हर एक पॉइंट को एक्यूप्रेशर करो, मेंटेनेंस थेरेपी। सो एक्यूप्रेशर कैन बी यूज्ड एज फर्स्ट एड, इट इज यूजफुल फॉर प्रिवेंशन, इट इज यूज फॉर मेंटेनेंस ऑफ द ट्रीटमेंट। एक्यूप्रेशर करने के अलग तरीके हैं, मैं मेन वेबिनार में आपको सभी तरीके डिटेल में समझाऊंगा। एक्यूप्रेशर से भी हम टोनिफिकेशन, सेडेशन कर सकते हैं। Then one more technique is called moxibustion. Moxa is a Chinese herb. इसका नाम है आर्टिमिजिया वल्गेरिस, बोटेनिकल नेम। इसको जापानीज में मोगुसा कहते हैं, मराठीमध्ये याला ढोर दवना म्हणतात या प्लॅन्टला मराठीमध्ये, और हिंदी में उसको दवना कहा जाता है। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग, इसको इंग्लिश में मॉगवर्ट कहता है, अलग अलग शब्द है। ये वनस्पति जो रहती है इसके ऐसे स्टिक मिलते हैं, दिस कॉल्ड मॉक्सा स्टिक। मॉक्सा स्टिक इसके अंदर ये जो ऊल है, दिस कॉल्ड मॉक्सा ऊल, इज मॉक्सा ऊल। जैसे टोबैको का प्लांट रहता है, टोबैको का प्लांट जैसा रहता है वैसा ये मॉक्सा का प्लांट रहता है। मॉक्सा प्लांट के जो लीव्स रहते हैं, पत्ते रहते हैं, उसको ड्राई करके क्रश किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, ड्राई किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और उसके ऐसे स्टिक्स बनाए जाते हैं, इसके कोन भी बनाए जाते हैं। अब ये वनस्पति क्यों यूज की जाती है? एक बार इसको अगर हम जलाते हैं तो जब तक हम जानबूझ के उसको पानी डाल के नहीं बुझाएंगे या कोई कंटेनर में डाल के नहीं बुझाएंगे तब तक बुझता नहीं है। बाकी वनस्पति जो है, जैसे समझो सिगरेट है, सिगरेट का हम पफ नहीं लेंगे तो सिगरेट बुझ जाती है, ये बुझता नहीं है। तो नंबर 1 ये बुझता नहीं है, नंबर 2 इसकी हीट बहुत स्ट्रांग रहती है, नंबर 3 ये हीट एक ही पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होती है लाइक लेजर बीम, नंबर 4 ये हीट बॉडी को पेनिट्रेट करती है, अंदर जाती है। अगर आप कपडे से सेकोगे, जर तुम्ही कुठल्या कपड्याने शेकताय, फक्त चमड़ा शेकलं जातं, स्किन सेकी जाएगी, ये जो है इसकी हीट अंदर जाती है, डीप इन द बॉडी। दूसरी बात, ये बॉडी में का कोल्ड खींच लेता है। बॉडी में जो कोल्ड है, जैसे अभी गए 15 दिन में कई लोगों को खांसी सर्दी जुकाम, एक्चुअली मुझे भी 8 दिन में भी परेशान था, खांसी सर्दी जुकाम बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके लिए मैंने मेरा ट्रीटमेंट इससे किया, दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। कोल्ड की वजह से आपको जो बीमारियां होती है, विंड कोल्ड विंड से जो बीमारियां होती है उसके लिए मॉक्सा इज बेस्ट ट्रीटमेंट। और कोल्ड विंड से जो एग्रेवेट होती है ऐसी बीमारियां, जैसे कि फॉर एग्जांपल संधिवात है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कोई भी जॉइंट का पेन है, हड्डी की सभी बीमारियां ठंड में बढ़ती है,
because according to acupuncture, kidney supplies energy to all bones and cartilages. And cold जब रहता है वेदर, वेरी कोल्ड वेदर किडनी की ची को डिस्टर्ब करता है. दैट्स वाई इन कोल्ड वेदर लोगों के जो हड्डी के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो एग्रेवेट होते हैं. सो मॉक्सा इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ जॉइंट पेन्स. रूमेटोइड आर्थराइटिस है या घुटने का दर्द है, पीठ का दर्द है, कमर कहीं का भी दर्द है, उसके लिए दिस बेस्ट. आई होप लाइट गया है, लेकिन मैं सोचता हूँ आपको दिखता होगा. जिस तरह का विचार है सर, जिस तरह क्लियर थी. इसके अलावा इन अस्थमा इन अस्थमा मॉक्सा इज वेरी वेरी इफेक्टिव. ठंड कोल्ड विंड के वजह से जो बीमारियां होती है, वन इज राइनाइटिस और कॉमन कोल्ड. कोल्ड विंड के वजह से जो बीमारी है उसमें एक है खांसी, सर्दी, जुकाम, जो अभी मैंने बोला कि अभी 8-10 दिन से वही चालू है, पूरे इंडिया में चालू है, हमारे यहाँ और वहाँ से तो बहुत ज़्यादा है. तो जो पॉइंट एक्यूपंक्चर में कुछ पॉइंट को हम फेंग पॉइंट कहते हैं, जहाँ से कोल्ड विंड बॉडी को अटैक करता है. जैसा गॉल ब्लैडर 20 वन ऑफ द फेंग पॉइंट्स, GB20 है, TW17 है, DU16 है, कई पॉइंट्स है. इन पॉइंट को अगर हम मॉक्सा को बर्न करके हम हिट करते हैं, याला जाळायचं आणि दुरून शेकायचं, 1 सेंटीमीटर से इसको हिट करने का. ये GB20, TW17, DU16 ये पॉइंट को हिट करते हैं तो खांसी, सर्दी, जुकाम जो कोल्ड विंड से हुआ है ये काफी कम होता है. अस्थमा के लिए कुछ पॉइंट है, आर्थराइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव है, अस्थमा के लिए बहुत इफेक्टिव है. डायरिया और वॉमिटिंग, जिसको हम गैस्ट्रोएंटेरिटिस कहते हैं, या कुछ लोग फूड पॉइजनिंग कहते हैं, कुछ लोग कॉलरा कहते हैं, एलोपैथी में कई नाम देते हैं अलग अलग. तो इसमें भी ये बहुत काम आता है. इन द ईयर 1984 जब मैं पहली बार चाइना गया था, वहाँ मैंने एक पेपर पढ़ा था कि इसमें क्लेम किया था कि मॉक्सिवर्सन से गैस्ट्रोएंटेरिटिस के 96% पेशेंट अच्छे होते हैं. Because I am doctor of allopathy, I could not believe it. वहाँ से आने के बाद मेरा बड़ा हॉस्पिटल था, परली वायन मैटरनिटी एंड सर्जिकल हॉस्पिटल था. तो हमारे जो नर्स थी, चीफ नर्स, उसको गैस्ट्रोएंटेरिटिस हो गया, डायरिया, वॉमिटिंग शुरू हो गया, पेट में पेट फूल गया, पेट में दर्द शुरू हो गया. तो मैंने सोचा चलो अपने को एक ट्रायल के लिए गिनी पिग मिल गया. तो मैंने उसको, अदरवाइज अगर मैं एक्यूपंक्चर नहीं जानता था तो मैं उसको सलाइन लगाता था, इंजेक्शन देता था, एंटीबायोटिक देता था, एंटीस्पाज्मोडिक देता था, एंटी डायरियल देता था. लेकिन मैंने सोचा इस पे एक्यूपंक्चर ट्राई करेंगे. मैंने उसको मॉक्सा से नाभि को, नाभि इज पॉइंट रेन 8, 2 सेंटीमीटर से उसको हिट किया, 5 मिनट तक हिट किया. एंड विद इन 5 मिनट्स डायरिया, वॉमिटिंग, पेट का दर्द सब अच्छा हुआ. तब से आज तक, यानी लास्ट मोर देन 40 इयर्स, कोई भी पेशेंट आता है डायरिया, वॉमिटिंग का, वी आर ट्रीटिंग द पेशेंट विद मॉक्सिवर्सन विदाउट गिविंग एनी एलोपैथिक ड्रग्स. मॉक्सा कई बीमारी में काम आता है, मैं डिटेल में आपको प्रैक्टिकली बाद में दिखाऊंगा. इसके कई तरीके रहते हैं. वन इज
डायरेक्ट मॉक्सिबर्सन जिसमें मॉक्सा हम बर्न करते हैं और ऐसा हिट करते हैं, तो लेते हैं। जैसे पेशेंट का घुटना है और यहाँ पेन है, वी टेक अ जिंजर स्लाइस, जिंजर म्हणजे अद्रक घ्यायचा, त्याची चपटी काढायची, प्रॅक्टिकली मी दाखवेल वेबिनार मध्ये। यहाँ जिंजर स्लाइस रखने का, जिंजर स्लाइस को होल्ड करने का और इसके ऊपर मॉक्सा को बर्न करने का, ये मॉक्सा निकाल के ये मॉक्सा इसको जलाने का, इसके ऊपर, इस कॉल्ड जिंजर मॉक्सिबर्सन। तो ये जिंजर, इसकी जो हीट है, ये जो होल की है उसमें से अंदर जाती है। इसमें दो प्रकार है, स्कारिंग एंड नॉन स्कारिंग। स्कारिंग मॉक्सिबर्सन के इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। तो पेशेंट को हम पहली बात, जिनको डायबिटीज है उनको ये नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी जो जख्म होगी वो जल्दी अच्छी नहीं होगी, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है। डायबिटीज वाले को नहीं करना है। नॉन डायबिटिक वाले को पूछना कि तुमको स्कार चलेगा क्या, स्कार अगर होगा तो उसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा है, पेशेंट की कंसर्ट लेने का। अगर हम ये पूरा जलने तक रखते हैं, पेन होता है थोड़ी देर, 5 सेकंड के लिए बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन बाद में यहाँ स्कार आता है, एक थोडा तिथं फोड येतो, थोडा फोड फुटून जातो आणि ही जखम 4-7 दिवसात चांगली होऊन जातो, पण याचा इफेक्ट खूप चांगला होतो। हे तुम्हाला प्रैक्टिकली भी वेबिनार मध्ये दाखवणार है। इसमें और एक टाइप है जिसमें हम सॉल्ट यूज करते हैं। एक बड़ा आदमी है, उसकी नाभि गड्ढा रहता है, छोटे बच्चों की नाड़ी बाहर आई हुई रहती है, उसको मॉक्सा करने का। बड़े आदमी को यहाँ गड्ढा रहता है, एक गड्ढे में सॉल्ट भरने का, सॉल्ट, नमक, फिर उसके ऊपर एक जिंजर और उसके ऊपर मॉक्सा रख के उसको जलाने का, ये जिंजर। हियर वी आर यूजिंग सॉल्ट, जिसके थ्रू, तो वहां अगर गड्ढा रहा तो हीट पूरी पास नहीं होती है। सॉल्ट से अगर गड्ढा हम फिल करते हैं, लेवल करते हो, तो इसका इफेक्ट ज्यादा अच्छा आता है। इसके अलावा और एक मेथड है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग स्नेक मॉक्सा। लॉन्ग स्नेक मॉक्सिबर्सन, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, यानी संधिवात में, या एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस पेशेंट ऐसा बेंड हो जाता है, ऐसा उसकी गर्दन ऐसी हिलती नहीं है, पेशेंट बेंड होता है, पेशेंट का कुबड़ ऐसा, दैट इज एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस। इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। इसमें हम क्या करते हैं, उसके पीठ पे, रीढ़ के हड्डी पे, ऑन द स्पाइन, ये स्पाइन है उसका, DU14 पॉइंट, ये DU2 पॉइंट, ये रीढ़ की हड्डी, स्पाइन। तो व्हाट वी डू, 100, बड़ा आदमी रहा तो 100 ग्राम जिंजर, छोटा बच्चा रहा तो 50 ग्राम जिंजर लेने का, उसको अच्छा पीसने का या मिक्सर में पीसने का, और उसका जो पेस्ट रहता है जिंजर का, वो पेस्ट इस पे ऐसा बिछाने का। 100 ग्राम अद्रक घ्यायची, चांगली वाटायची, मिक्सर मधून काढायची, आणि त्याचा पेस्ट जे आहे ते पेस्ट पूर्ण पाठीच्या मणक्यावर वरून खालपर्यंत असं पसरायचा, पसरून लावायचा। फिर एक मॉक्सा स्टिक, 1 या 2 लगेंगे, बड़े आदमी रहा तो 2, छोटा बच्चा रहा तो 1। इसमें का ये भूसा निकालने का मॉक्सा, और एक मॉक्सा इस पे बिछा देने का, मॉक्सा। ये मैं वेबिनार में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, और फिर इसको जला देने का, ऊपर से नीचे तक पूरा जलते जाएगा, पूरी रीढ़ के हड्डी पे स्कार आ सकता है। मेरा बुक जो है मेडिकल एक्यूपंक्चर, उसमें इसका फोटो दिया है पेशेंट का, जिसको लॉन्ग स्नेक मॉक्सा चालू है, जिसको लॉन्ग स्नेक मॉक्सिबर्सन। लेकिन ये नंबर 1 डायबिटीज वालों में नहीं करने का, बहुत बूढ़े लोगों में नहीं करने का, बहुत छोटे बच्चों में नहीं करने का। पेशेंट अगर स्कार टॉलरेट करता है, इंडिया में 2 टाइप के लोग हैं, ऑलवेज टेल,
high, fi and high, 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 fi and high, high. तो जो हाय हाय रहते हैं पुअर पीपल, गरीब लोग, त्यांची इम्युनिटी जास्त चांगली असते. जो गरीब लोग रहते हैं वो पेन टॉलरेट कर सकते हैं. जो पैसे वाले वो पेन टॉलरेट, जितना पैसा ज़्यादा उतना पेन टॉलरेंस कम. तो जो पैसे वाले लोग हैं उनको नहीं करना, दे विल नॉट टॉलरेट दिस बिकॉज दिस इज वेरी पेनफुल. लेकिन इंडिया में 70% लोग जो देहात में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अच्छा टॉलरेट करते हैं. उनके लिए दिस इज ऑफ चॉइस. रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो पेशेंट है उसको महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार हम करेंगे, तो 3-4 बार किया तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हमेशा के लिए चला जाता है. मॉक्सिबसन इज वेरी इफेक्टिव इन सम पीपल. माय फादर इन लॉ, मेरे ससुर, उनको घुटने की तकलीफ थी एट द एज ऑफ 75. इतनी ज़्यादा थी कि सब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करो. ऑपरेशन के लिए बॉम्बे गए, बॉम्बे हॉस्पिटल, उन्होंने बोला तुम्हारी जनरल कंडीशन अच्छी नहीं है, तुम ऑपरेशन टॉलरेट का फ़ायदा नहीं होगा. फिर मेरे पास आए, मैंने उनको 10 दिन एक्यूपंक्चर किया, उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ. मैंने सोचा अपनी इज्जत खतरे में. फिर मैंने उनको मॉक्सिबसन किया, जिंजर मॉक्स. एक दिन में 70% उनका पेन कम हो गया. दूसरे दिन रिपीट किया जिंजर मॉक्स का कुछ अलग पॉइंट पे. 2 दिन में 90% अच्छा हो गया. बाद में 4-5 दिन से पूरा अच्छा हो गया. मेरे सर वहाँ अमरावती के है, वहाँ एक मॉर्निंग क्लब है सुप्रभात मंडल. कि गांव के सब रिटायर्ड लोग शाम को सवेरे एक जमा होके घूमने को जाते हैं. तो मैं फादर इन लॉ, मेरे ससुर उसके प्रेसिडेंट थे. लेकिन बिकॉज ऑफ नी पेन ही कुड नॉट गो. मेरी ट्रीटमेंट के बाद मॉक्सा, एक्यूपंक्चर का फायदा नहीं हुआ उनको, मॉक्सा से पूरे अच्छे हो गए. कि अगेन ज्वाइन द क्लब. वो क्लब के जो 50-60 लोग थे उसमें कई लोगों को घुटने की तकलीफ थी. सब लोग एक स्पेशल बस करके अमरावती से आए जहाँ मैं तब रहता था, परली वालीनाथ, और सब लोग मॉक्सा करके गए. मेरे एक अंकल है, कजिन अंकल, उनको घुटने की तकलीफ, कमर की तकलीफ, गर्दन की तकलीफ, बहुत ज़्यादा तकलीफ. डॉक्टर ने बोला ये ऑपरेशन करो, ये ऑपरेशन करो, घुटना रिप्लेस करो. ही केम टू मी. मैंने बोला एक्यूपंक्चर करने के लिए रुक जाओ. बोले मैं नहीं रह सकता, एक दिन में क्या करना है. वो जब आए थे शुरू में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते थे, तो मेरा 2nd फ्लोर पे था कंसल्टिंग. नीचे आके उनको चेक किया. उनको मैंने 4-5 पॉइंट पे मॉक्सा किया. मैं बोला 15 दिन के बाद आओ. 15 दिन के बाद जब आए तब खट 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 चढ़ते, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 2nd फ्लोर पे आ गए हो. पहले एक भी सीढ़ी नहीं चढ़ता था. एक ही बार मॉक्सिबसन किया, जिंजर मॉक्सिबसन. 15 दिन के बाद सीढ़ियाँ चढ़ के ही केम टू 2nd फ्लोर. उनके साथ उनके देहात के, यानी मेरे देहात के जहाँ मैं पैदा हुआ, 15-20 लोग आए थे घुटना दर्द वाले. सब ने यही बोला कि उनको जलाया वैसा हमको जलाओ. तो कहने का मतलब मॉक्सिबसन इज वेरी इफेक्टिव. मेरे एक क्लासमेट है, MBBS डॉक्टर है, अभी हैदराबाद में रहते. उसकी लड़की को अस्थमा था. मैं हैदराबाद में कैंप कर रहा था तब वो लेके आई. मैंने रेंज 17 पॉइंट पे एक ही बार मॉक्सिबसन किया उसको. कब किया? 30 साल पहले. अभी तक उसको अस्थमा की कुछ भी तकलीफ नहीं है. एक ही बार मॉक्सा कर. देहात के जो लोग हैं, जे गरीब लोक आहे, दे टॉलरेट जिंजर मॉक्सा व्हेरी वेल. कारण खेड्यामध्ये चटका द्यायची पद्धत फार कॉमन आहे. जिंजर मॉक्सा इज व्हेरी इफेक्टिव in all types of arthritis, in bronchial asthma, in many conditions that is very effective. ये सब प्रैक्टिकली मैं मेन वेबिनार में सब चीजें आपको पेशेंट पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और डिटेल में पढ़ाऊंगा. Then there is another technique called as cryopuncture. Cryo is cold. जो बीमारियां कोल्ड विंड से होती है, जो बीमारियां कोल्ड विंड से होती है उसके लिए मॉक्सिबसन और इज ऑफ चॉइस. और जो बीमारियां हीट के वजह से होती है उसके लिए क्रायोपंक्चर इज ऑफ चॉइस. जैसे कि समर में कई लोगों को नाक में से खून आता है, घोडाला फुटला म्हणतो आपण. या समर में प्रिकली हीट, शरीरावर लाल 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 दाणे येतात, घामोळे येतात. उसके लिए कोल्ड से आप आइस से रगड़ते हो, आइस से रगड़ना दैट इज ऑल्सो क्रायोपंक्चर.
वो कम हो जाता है। क्रायोपंक्चर की मशीन भी आती है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं, आप आइस से कर सकते हो क्रायोपंक्चर। जो पॉइंट को सेलेक्ट करते हो वहाँ आइस का क्यूब, आजकल फ्रीज हर घर में रहता है, तो फ्रीज में जो आइस है उसका क्यूब लेने का, जो पॉइंट लेना है अपने को एक्यूपंक्चर पॉइंट पे रखना। बाय द वे, आप कोई भी तरीके से पॉइंट को स्टिमुलेट करते हो, पॉइंट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज एक्यूपंक्चर पॉइंट, बिकॉज एक्यूपंक्चर इज नेम ऑफ द साइंस। भले आप वहाँ मॉक्सा करो, हिट करो और कुछ करो, दैट विल बी कॉल्ड एक्यूपंक्चर पॉइंट। देन देयर इज अनदर टेक्निक कॉल्ड एज सोनोपंक्चर। Sono means sound. In sonopuncture, we are stimulating the acupuncture point with the help of sound waves, ultrasonic waves or supersonic waves. उससे stimulate करते हैं। इसकी भी मशीन आती है, मैंने लिया था, लेकिन इफेक्ट आ रहा था, बट पेशेंट्स वे आर नॉट हैप्पी, क्योंकि दो वी कॉल इट साउंड। पेशेंट पूछता है क्या करता है सर, हम बोलते हैं साउंड से स्टिमुलेट कर रहा है। वो बोलता साउंड तो मुझे आया ही नहीं, सुनाई। पेशेंट को लगता है कि हम जब बोलेंगे साउंड से स्टिमुलेट कर रहे हैं तो आवाज़ आना चाहिए, आवाज़ नहीं आता, पेशेंट को कुछ फील नहीं होता। सो दिस टेक्निक अच्छा है, बट प्रैक्टिकली इट वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय पेशेंट्स, सो वी आर नॉट यूजिंग सोनोपंक्चर। Then there is one more technique called as laser. Laser means light amplification by stimulated emission of radiation. ये शॉर्ट फॉर्म है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का शोध अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1917 में लगाया। 1950 के बाद इसका यूज मेडिकल साइंस में शुरू हो गया है, एलोपैथी में शुरू हो गया है। एलोपैथी में सर्जरी में लेजर का यूज किया जाता है। अगर ऑपरेशन करते समय कोई आर्टरी कट हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, तो लेजर बीम से उसको सील करते हैं। या कुछ कंडीशन जैसे रेटिना फट गया, आँख का रेटिना फट गया, उसको सील करने के लिए लेज़र यूज किया जाता है। लेज़र एक मेनली दो टाइप के रहते हैं, कंस्ट्रक्टिव लेज़र एंड डिस्ट्रक्टिव लेज़र। कंस्ट्रक्टिव लेज़र इज कॉल्ड स्टिमुलेटिंग लेज़र। एलोपैथी में जो हम यूज करते हैं दैट इज डिस्ट्रक्टिव लेज़र। डायमंड कटिंग के लिए लेजर यूज करते हैं, दैट इज डिस्ट्रक्टिव लेजर। वो दिखता नहीं आंखों को, डिस्ट्रक्टिव लेजर दैट इज डिस्ट्रक्टिव। उससे कुछ भी कट कर सकते हैं, डायमंड तक कट कर सकते हैं, लोहा कट कर सकते हैं। वी आर यूजिंग स्टिमुलेटिंग लेजर। स्टिमुलेटिंग लेजर जो हम यूज करते हैं, इसके कई टाइप रहते हैं। वन इज कॉल्ड हीलियम नियॉन लेजर, HENE लेजर। दूसरा that is called IR laser. Third type is lead laser. This is useless. आपको यूज करना है तो ये कर सकते हैं। दिस इज वेरी कॉस्टली। मैंने चाइना से लाया हुआ है, मेरे पास दोनों भी है। इंफ्रारेड लेजर ये चीप है, ये कुछ हजारों में आता है, ये लाखों में आता है। इज वेरी इफेक्टिव। ये उससे कम इफेक्ट है, लेकिन ये अफोर्ड कर सकते हैं। रूटीन में लेजर की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर है तो दिस इज लेजर। दिस इज इंफ्रारेड लेजर विच आई हैव ब्रॉट फ्रॉम चाइना। इसका रेड बीम रहता है, इसमें से चालू करने के बाद रेड बीम आता है। ये जो मशीन है, इसके एक ही साथ एक्यूपंक्चर और लेजर दोनों भी कर सकते हैं। तो इसमें से जो लाइट आता है दैट इज रेड बीम ऑफ लाइट। ये
प्रैक्टिकली मैं आपको पेशेंट पे दिखाऊंगा बाद में मेन वेबिनार में, हाउ टू यूज दिस लेजर। अब लेजर और एक्यूपंक्चर के इफेक्ट में फायदे और नुकसान क्या है दोनों में। एक्यूपंक्चर का फायदा यह है कि एक्यूपंक्चर में आप डायरेक्ट यू कैन गो टू द एक्चुअल डेप्थ ऑफ एक्यूपंक्चर पॉइंट। लेजर का लिमिटेशन है कि लेजर का जो बीम है ये बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 5 मिलीमीटर यानी हाफ सेंटीमीटर तक जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर। उससे ज़्यादा डेप्थ पे अगर पॉइंट है, फॉर एग्जांपल बटक पे पॉइंट है गॉल ब्लैडर 30, या थाई पे स्टमक 32, या पाँव के थाई के पीछे है यूबी 37, यहाँ लेजर का कुछ भी यूज नहीं है, इतना डीप जाता ही नहीं बीम। बीम ए जनरली हाफ सेंटीमीटर जाता है। तो लेजर अगर यूज करना है तो पॉइंट सिलेक्शन अलग रहता है। जैसे जनरली वी आर यूजिंग जिंगवेल पॉइंट्स फॉर लेजर, इधर के जो पॉइंट है 3 पॉइंट, यानी जैसा जिंगवेल पॉइंट या इनस्प्रिंग पॉइंट या शू स्ट्रीम पॉइंट, ये 3 पॉइंट जो है आउट ऑफ 5 पॉइंट्स, 5 मेन पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, उसमें के 3 पॉइंट इस एरिया में रहते हैं। तो लेजर से अगर ट्रीटमेंट करना है तो जनरली वी आर सेलेक्टिंग पॉइंट्स अप फ्रॉम दिस 1, 2 और 3 आखिरी के पॉइंट्स। लेजर का मेन फायदा क्या है कि लेजर के लिए मना कुछ नहीं है। एक्यूपंक्चर के लिए हम एक्यूपंक्चर इस एरिया में नहीं कर सकते। मैं आपको मेन वेबिनार में डिटेल में पढ़ाऊंगा कहाँ करना है कहाँ नहीं करना। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते, चेस्ट पे एक्सेप्ट ऑल्टरनम नहीं कर सकते, अम्बिलिकस पे नहीं करते, ब्रेस्ट पे नहीं करते, जेनिटेलिया पे नहीं करते। इन शॉर्ट, इन एक्यूपंक्चर देयर आर सम प्रोहिबिटेड एरियाज एंड देयर आर सम डेंजरस एरियाज वेयर एक्यूपंक्चर इज नॉट डन। लेजर कहीं भी कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑन आई। मैंने तो आई पे भी किया है। मेरे पास एक पेशेंट आया था जो टोटली ब्लाइंड था, उसको हिमोरेज हुआ था, टोटल ब्लाइंड था। मैंने सोचा ये 100% ब्लाइंड है, इसको अगर डायरेक्ट मैं रिटेन पे दूंगा, ये क्या 101% ब्लाइंड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा जो बुरा होना है हो गया, फिर क्या नुकसान। मैंने डायरेक्ट उसके रेटिना पे दिया लेजर एंड बिलीव मी विद इन 20 मिनट्स ही रिगेन्ड फुल विजन। मैंने जो किया वो अकॉर्डिंग टू रूल्स गलत था, लेकिन प्रैक्टिकली पेशेंट पूरा अच्छा होगा। सो वी हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस व्हेन वी आर थिंकिंग। आई एलोपैथी रहो या एक्यूपंक्चर रहो, मैंने कभी भी बुकिश प्रैक्टिस नहीं की। आई ऑलवेज यूज माई कॉमन सेंस वेदर आई यूज एलोपैथी और आई यूज एक्यूपंक्चर। तो लेजर का फायदा है कि लेजर कहीं भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ब्रेस्ट के लिए कर सकते हैं, फेस पे कर सकते हैं। जैसा कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर, पहले मैं कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर के कोर्सेस लेता था। आई एम पायोनियर एट इंटरेस्ट लेवल इन कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर। ये चेहरे के धब्बे, इट इज वेरी कॉमन प्रॉब्लम। हाइपर मेलेनिन और हाइपोमेलेनिन पिगमेंटेशन वेरी कॉमन। कुछ लोगों को ऐसा बटरफ्लाई जैसा आता है, दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाई। उसके लिए लेजर इज वेरी इफेक्टिव। एक्यूपंक्चर इफेक्टिव है, लेकिन जनरली ब्यूटी के लिए जो पेशेंट आते हैं हाईफाई रहते हैं, दे डोंट एक्सेप्ट नीडल्स, तो दे विल ऑलवेज प्रीफर लेजर। सो लेजर कहीं भी यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, छोटे बच्चों में कर सकते हैं, बूढ़ों में कर सकते हैं, इसका कोई पेन नहीं होता। सो लेजर इज एक्सेप्टेबल, लेकिन नुकसान क्या है कि नंबर 1 इट इज कॉस्टली। आप भारी मशीन लेंगे तो पेशेंट को भी ज़्यादा चार्ज करेंगे, एंड नंबर 2 इसका डेप्थ कम रहता है। लेजर का मेन एडवांटेज, मैंने जब लेजर लाया था चाइना से, तो मैंने एक बोर्ड लगा दिया कि जिनको एक्यूपंक्चर का डर लगता है सुई का, उनको सबको लेजर करेंगे, और सब लोग लेजर के लाइन में। बाद में 1 महीने में उसमें की ट्यूब शॉर्ट हो गई। उसमें लेजर ट्यूब रहता है जो बहुत महंगा रहता है। इंडियन नियॉन में लेजर ट्यूब रहता है, उसमें बहुत कॉस्टली रहता है। 1 महीने में शॉर्ट हो गया, और वो लाने के लिए फिर दोबारा चाइना जाना पड़ा। तो अभी हम क्या करते हैं कि जिसको बहुत ही ज़रूरी है उसको ही लेज़र यूज़ करते हैं। और लेज़र का सबसे मेन एडवांटेज नॉन हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर, नॉन हीलिंग अल्सर यानी जो अच्छी नहीं होती वो जख्म। एंड कॉमनेस्ट जो है दैट इज बेड सोर। बेड सोर है तो कुछ लोगों को वेरिकोज वेन पे अल्सर होता है, वेरिकोज अल्सर।
डायबिटीज वालों का अल्सर, हमारे औरंगाबाद के भूतपूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर साहेबराव पटेल डोनगांवकर, इनके पाँव को गैंग्रीन हो गया, पाँव की 3 उंगलियां उनकी ब्लू हो गई। ही वॉज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बॉम्बे गए, उन्होंने बोला टांग काटना पड़ेगा, दिल्ली गए, उन्होंने बोला टांग काटना पड़ेगा, फिर मेरे पास आया तो मैंने शुरू में ये बोला कि टांग तो काटना ही पड़ेगा। तो मेरे पाँव बढ़ के मुझे बोले सर कुछ भी करो मुझे इसमें से बचाओ। मैंने बोला कोशिश करो, उनको लेजर किया एंड बिलीव मी 4 दिन में उनकी पाँव की उंगलियों का कलर नॉर्मल हो गया। ये हम एज एन एलोपैथिक डॉक्टर आई कैनॉट बिलीव व्हाट आई हैव डन, बट वी कैन ट्राई। तो इन बेड सोर, वेरिकोज अल्सर और डायबिटिक अल्सर और लेप्रोटिक अल्सर, लेप्रेसी की वजह से जो अल्सर होते हैं, ये अल्सर्स एंटीबायोटिक से हील नहीं होते। बेड सोर इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जिनको पैराप्लेजिया है, रीढ़ की हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, पैराप्लेजिया हो गया, उनको हमेशा सो के रहते हैं, उनको हम रिकमेंड करते हैं कि वाटर बेड यूज़ करो, एयर बेड यूज़ करो। कुछ लोगों को यूज़ करने के बावजूद भी बेड सोर होता है। तो बेड सोर के लिए हम लोग कंपल्सरी लेजर यूज़ करते हैं। इसके अलावा और एक टेक्निक दैट इज कॉल्ड कपिंग। इन कपिंग वी आर ट्रीटिंग विथ नेगेटिव प्रेशर। वी आर ट्रीटिंग विथ नेगेटिव प्रेशर। इसका कपिंग का मशीन आता है, सक्शन। अपने यहाँ देहातों में कुछ लोग कपिंग करते हैं, पुराने लोग। वो कैसे करते हैं, अगर पेट का कुछ प्रॉब्लेम रहा, मराठीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी ते म्हणतात गाठ सरकली। ये इसमें आंध्र में, महाराष्ट्र में, गुजरात में बहुत कॉमन है। पेट की बीमारी में वो यहाँ नाभि के ऊपर एक दिया रखते हैं जलता हुआ, उसके ऊपर एक ग्लास उल्टा डालते हैं, थोड़ी देर के बाद वो दिया बुझ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन बर्न हो जाता है और वो ग्लास चिपक जाता है तो बीमारी अच्छी हो जाती है। कपिंग का बेसिस यही है। कपिंग सेट आता है, उससे हम कप रख के उसको सक करते हैं, सक्शन से वो कप चिपक जाता है। दिस कॉल्ड ड्राई कपिंग। कप चिपकने के बाद बिकॉज ऑफ नेगेटिव प्रेशर, आसपास का ब्लड रशेस टू दैट एरिया, वहाँ ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा होता है और बीमारी अच्छी होती है। दैट इज द कपिंग के कई प्रकार है। वन इज ड्राई कपिंग, अदर इज वेट कपिंग, जिसमें हम ब्लड निकालते हैं। इट इज कॉल्ड बेकम थेरेपी। बेकम, उसको हैजेमा भी कहते हैं कुछ लोग, बेकम थेरेपी। इन बेकम थेरेपी हम क्या करते हैं, समझो मैं यहाँ पेन है तो एक निडल लेके उसको ऐसा होल करते हैं, इंजेक्शन निडल लेके होल करते हैं जहाँ ज्यादा पेन है वो। अभी कहाँ करने का, अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, पेन में बी ड्यू टू स्टैग्नेंट एनर्जी और स्टैग्नेंट ब्लड। स्टैग्नेंट एनर्जी का पेन अगर रहा तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या मसाज से निकल जाता है। अगर उससे कम नहीं होता है, रादर पेन ज्यादा होता है, तो समझना दैट इज स्टैग्नेंट ब्लड। वहां से आपको ब्लड निकालना पड़ेगा। तो इंजेक्शन नीडल लेके ऐसे कुछ होल करने का, बाद में इसको कप लगाने का, सब करने का एयर, ये सभी होल में से ब्लड आता है, ब्लड को पूछने का, बाद में और कप लगाने का, ब्लड को पूछने का। शुरू में काले रंग का ब्लड आता है, धीरे धीरे ब्लड का कलर चेंज होता है। जनरली 4 या 5 बार अगर हम ब्लड सक करते हैं, फिर लाल ब्लड आना शुरू होता है और ब्लड आना बंद हो जाता है। काला ब्लड जो रहता है दैट इज पैथोजेनिक ब्लड, बॉडी के लिए यूजलेस ब्लड है। बॉडी वांट्स टू थ्रो इट आउट, इसलिए वो फोर्स से आता है। जब लाल रंग का आ गया, जब पैथोलॉजिकल ब्लड खत्म निकल गया पूरा, तो बॉडी डज नॉट वांट टू लूज नेचुरल ब्लड, इसलिए आप सक करोगी तो भी ब्लड नहीं आएगा। दिस वेरी इफेक्टिव टेक्निक दैट इज कॉल्ड बेकम थेरेपी। और इसका और एक प्रकार है दैट इज कॉल्ड फायर कपिंग। फायर कपिंग, फायर कपिंग इज वेरी यूजफुल फॉर बैकएक। तो मेरा जो वेबिनार होने वाला है 26 से 30, इसमें ये सभी टेक्निक आपको प्रैक्टिकली डिटेल में दिखाए जाएंगे।
डिटेल में दिखाया जाएंगे. दैट इज फायर कपिंग. देन प्लम ब्लॉसम. प्लम ब्लॉसम थेरेपी. इन प्लम ब्लॉसम थेरेपी ऐसा हैमर आता है. इज अ प्लास्टिक हैमर. ये हैमर को इधर से नीडल है, इधर से नीडल है. इससे वी हैव टू हिट एट द पॉइंट. मान लो ये पॉइंट LI4 को स्टिमुलेट करना है, वी कैन हिट. जनरली ये जो साइड है यहाँ कम नीडल है, नजीक नजीक है, ये पॉइंट के लिए यूज की जाती है. और दूसरी साइड जो है ये बड़ी साइड, ये एरिया के लिए. इसका यूज क्या है? ये कोई भी बीमारी में हम यूज कर सकते हैं. नंबर 1, जैसा हम क्या करते हैं एक्यूपंक्चर के लिए जो आते हैं महीने में विजिटिंग देते हैं, तो बाकी दिन उसको बोलते हैं कि हम जहाँ एक्यूपंक्चर करते हैं वहाँ रोज तुम एक्यूप्रेशर करो पॉइंट को, या सीड फिक्स करके उस पर एक्यूप्रेशर करो, या घर के घर प्लम ब्लॉसम करो. तो ये प्लम ब्लॉसम एक्यूपंक्चर के सभी पॉइंट पे यूज किया जा सकता है. आप लोग जिनको नीडल नहीं करना है वो आप प्लम ब्लॉसम थेरेपिस्ट के नाते भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि हर एक पेड़ को सिर्फ इससे ट्रीट करने का, या हल्के हाथ से ऐसा करने का. कुछ बीमारियों में कंपल्सरी लगता है, जैसे कि एलोपेशिया है, या ब्लैक पिगमेंटेशन है, व्हाइट पिगमेंट है, कोड है, ल्यूकोडर्मा है, व्हाइट स्पॉट है बड़े बड़े. तो ल्यूकोडर्मा में, मेंटल रिटार्डेशन में, एलोपेशिया में, कुछ बीमारियों में कंपल्सरी करना ही पड़ता है इन एडिशन टू एक्यूपंक्चर. दिस इज कॉल्ड प्लम ब्लॉसम टेक्निक. Then there is one very effective technique called as TENS. Transcutaneous electroneuro stimulation. TENS. इन फिजियोथेरेपिस्ट लोग जो टेंस यूज करते हैं उसके पैड बहुत बड़े रहते हैं. ये फिजियोथेरेपिस्ट जो यूज करते हैं वो ऐसे पैड यूज करते हैं, टेंस में बड़े पैड रहता है. हम इन एक्यूपंक्चर हम जो यूज करते हैं दे आर वेरी स्मॉल. इतने छोटे पैड रहते हैं ये पैड. आप लोग सभी लोग जिनको एक्यूपंक्चर नीडलिंग की प्रैक्टिस नहीं है, अभी तक नहीं किया है, आप सब लोग यू स्टार्ट योर प्रैक्टिस विद टेंस. ये प्रैक्टिकली मैं आपको सेमिनार में डिटेल दिखाऊंगा कैसा यूज करने का. जो पॉइंट है वहाँ नीडल लगाने के बजाय इसको फिक्स करने का, पेपर टेप से चिपकाने का. पेपर टेप से चिपकाने का जो मशीन हम एक्यूपंक्चर के लिए यूज करते हैं सेम मशीन वी कैन यूज फॉर टेंस. आपको डबल खर्चा नहीं है. तो मशीन खरीदी करो, शुरू में टेंस यूज करो पेशेंट पे, और बाद में जब तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी देन यू कैन स्टार्ट विथ एक्यूपंक्चर. नया नया जब प्रैक्टिस चालू करोगे, खास करके फेस के पॉइंट बहुत पेनफुल रहते हैं, वहाँ कंपल्सरी ए यूज करो. या जो लोग ब्यूटी थेरेपी करने वाले हैं फेस के लिए टेंस यूज करने का, और एक्यूपंक्चर हाथ और पाँव के पॉइंट के लिए, पीठ या कमर के पॉइंट के लिए एक्यूपंक्चर, और फेस के लिए टेंस. जब तक प्रैक्टिस नहीं होती, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर वेरी यूजफुल. इसका भी इफेक्ट बहुत अच्छा आता है. मान लो एक्यूपंक्चर का 100% है तो इसका कम से कम 70-80% तो इफेक्ट आना ही है. टेंस का मेन फायदा क्या है कि छोटे बच्चों में जो एक्यूपंक्चर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्यूपंक्चर के लिए छोटा बच्चा आता है तो बच्चे से ज्यादा उसकी माँ ही रोना शुरू करती है नेचुरली. तो छोटे बच्चों में, सीरियस पेशेंट में, बूढ़े पेशेंट में जहाँ एक्यूपंक्चर करना एडवाइजेबल नहीं है वहाँ आप टेंस यूज कर सकते हो. टेंस इज 100% सेफ. इसमें कुछ भी रिस्क नहीं है और इफेक्ट इसका अच्छा आता है.
नो पेन, नो ब्लीडिंग, नो इन्फेक्शन। सो आई रिकमेंड कि आप सभी लोग जिनको एक्यूपंक्चर की प्रैक्टिस नहीं है निडल लगाने की, वो शुरू में एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस करते रहो घर के लोगों पे, और पेशेंट पे 10 से चालू करो, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी देन ओनली यूज निडल फॉर योर पेशेंट। सो 10 इज अ वेरी यूजफुल टेक्निक। देन प्रेस निडल। प्रेस निडल छोटी निडल आती है, एकदम छोटी निडल रहती है ऐसे बॉल बेरिंग जैसे, या छोटा कांटा रहता है ऐसा, उसको टेप फिक्स किया हुआ रहता है। जनरली प्रेस निडल हम कान के लिए, ईयर एक्यूपंक्चर आपको मैं एडवांस कोर्स में 1 महीने के बाद मैं एडवांस कोर्स लेने वाला हूँ, उसमें स्काल्प एक्यूपंक्चर, ईयर एक्यूपंक्चर, नोज एक्यूपंक्चर, हैंड एक्यूपंक्चर, फुट एक्यूपंक्चर, चाइनीज वे ऑफ डायग्नोसिस, सब डिटेल पढ़ाने वाला हूँ। 5 एलिमेंट से हाउ टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द केस। क्योर करना है तो रूट कॉज को ट्रीट करना है, तो दैट आई विल टीच यू इन एडवांस कोर्स। तो प्रेस निडल जनरली वी आर यूजिंग ऑन ईयर पॉइंट्स। ये बॉडी को भी कर सकते हैं, लेकिन बॉडी को हम नहीं करते बिकॉज दीज निडल्स आर कॉस्टली और गिर जाते हैं। तो ईयर के लिए ये यूज करते हैं, और बॉडी के लिए यू कैन फिक्स सीड्स। फॉर बॉडी एक्यूपंक्चर वी कैन फिक्स सीड्स। इन सीड यू कैन चूज एनी सीड, ज्वार का दाना या मूंग का दाना सीड लेने का, और पेपर टेप, मान लो इस पॉइंट को स्टिमुलेट करना है तो पेपर टेप लेने का और वो सीड रख के उसको फिक्स कर देना है, और पेशेंट को बोलना है कि डेली 2 टाइम्स मॉर्निंग इवनिंग 1 मिनट उसके ऊपर से एक्यूप्रेशर करने का। सीड फिक्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफेक्टिव। शुरू में मेरा इस पे भरोसा नहीं था, मैं पढ़ाता था, लेकिन मैं सोचता था कि एक्यूपंक्चर और सीड में तो बहुत फर्क है, इफेक्ट। हुआ ऐसा कि थाना में मेरे पास एक पेशेंट है, बॉम्बे के पास सिटी है थाना, एक पेशेंट आया। आई वॉज कैंपिंग ऑन 2nd फ्लोर, लिफ्ट नहीं थी। पेशेंट के दोनों लंग टोटल खराब हुए थे, लंग फाइब्रोसिस, ILD, और पेशेंट 24 और ऑक्सीजन पे था। लिफ्ट नहीं थी तो 4 लोग उसको, पेशेंट को उठा के ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ मेरे पास लेके आए होटल मिजाम कैंप। मैंने सोचा ये कोई एक दिन की बात नहीं, रोज कैसे लाएंगे ये लोग, और हमारा डॉक्टर इसके घर को कैसा जाएगा। पेशेंट सीरियस था, वो एलोपैथी ने हाथ टेक दिए थे कि ये मरने वाला पेशेंट, बचने वाला नहीं। मेरा प्रॉब्लम क्या है कि हाउ टू रिजेक्ट अ पेशेंट, क्योंकि पेशेंट जनरली मेरे पास एज लास्ट होप आता है। सभी ट्राई करता है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये वो, और लास्ट की चलो जाते रहते डॉक्टर लोहिया को भी देखा। मैं ना बोलूँ तो पेशेंट की जो थोड़ी बहुत होप है वो टूट जाती है, और वो दम तोड़ सकता है वहीं। तो मुझे डर था कि मैं इसको ना कैसे बोलूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने एग्ज़ाम किया, कुछ पॉइंट को मार्क करके दिया। उसकी बहू आई थी, उसको बोला मैंने कि पॉइंट को जवार का दाना लगा के सीड फिक्स करो, और हर 2 घंटे को 1 मिनट स्टिमुलेट करो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे कुछ भी उसका ये नहीं लग रहा था, होप नहीं थी कि कुछ फायदा होगा, मुझे उसको टालना था, इसलिए मैंने बोला। 4 दिन के बाद बहू आई, मेरे पाँव छुए, बोले क्या हो गया, बोली मेरे इसका सांस का ऑक्सीजन अब आधा दिन का कम हो गया। 10 दिन के बाद हमारा 15 दिन कैंप था, लास्ट डे को आई, बोली मेरे सांस का ऑक्सीजन अब दिन में 6 घंटे रहेगा। और 4 महीने के बाद वो पेशेंट मेरे क्लिनिक में आया, घाटकोपर में मेरा क्लिनिक था तब, वो भी 1st फ्लोर पे था। पेशेंट चलते हुए आया वहाँ, मेरे पाँव छुआ और बोले सर ओळख लगा, मैं वही पेशेंट हूँ जो 4 महीने पहले आपके पास आए थे। तो कुछ पेशेंट में सीड का भी ड्रामेटिक फायदा हो सकता है। अपना देश गरीब है, इसलिए जो गरीब पेशेंट आते हैं उसके लिए एक्यूप्रेशर एंड सीड these are very effective methods. इसके अलावा I have invented कैटगट थेरेपी। कुछ पेशेंट पे मैं कैटगट इंजेक्ट करता हूँ, बट इट शुड बी इंजेक्टेड ओनली बाय मेडिकल डॉक्टर्स, इसलिए I will not teach here. There is one technique called as hot needling. It is used for cyst, ganglion,
लाइपोमा और बेनाइन ट्यूमर। चाइना में बहुत कॉमन है। हॉट निडलिंग की एक लंबी निडल, मोटी और लंबी निडल आती है, उसको गर्म किया जाता है फ्लेम पे और वो लाइपोमा या सिस्ट में डाल के निकाला जाता है और उससे वो सिस्ट या लाइपोमा अच्छा होता है। बट आई डोंट डू इट क्योंकि एक क्रूड मेथड लगता है और पीपल विल नॉट एक्सेप्ट। चाइना में क्योंकि हजारों साल से किया जाता है, वहाँ के लोग उसको इजीली एक्सेप्ट करते हैं, अपने लोग इसके रिजल्ट आते हैं, बट स्टिल वी आर नॉट डूइंग बिकॉज पीपल मे नॉट एक्सेप्ट। मेरा एक फ्रेंड है, ही इज एमडी रेडियोलॉजिस्ट, डॉक्टर मराठ है। वो एक दिन आया, बोला मेरे थाई में डीप सीटेड पेन है, वो कम ही नहीं हो रहा, कुछ भी करो। मैंने उसको हॉट नीडलिंग किया, एक लंबा नीडल लिया 6 इंचेस लॉन्ग, उसको गर्म किया और ऐसा डाल के निकाला उसमें से, एंड बिलीव मी उसका डीप सीटेड पेन 100% कम हो गया। बट दिस इज अ रिस्की टेक्निक, इट मे नॉट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल पीपल। In short, there are many ways of stimulating acupuncture point. Acupuncture का मतलब नीडल ही लगाना ऐसा नहीं है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें सबसे अच्छा टेक्निक कौन सा। Theoretically acupuncture is best. Practically पेशेंट जब आएगा तब जो अवेलेबल है, जैसा सवेरे 10 से 2 के बीच में आपको भूख लगी तो यू कैन हैव पंजाबी थाली, गुजराती थाली, महाराष्ट्रीयन थाली, एनीथिंग, होटल में सब मिलता है। लेकिन दोपहर को 2 से 4 भूख लगी तो होटल में खाना नहीं मिलेगा, आपको इडली सांभर, वड़ा सांभर खाना पड़ेगा। दैट टाइम दैट इज द बेस्ट। रात को 12 बजे भूख लगी, होटल सब बंद हो गए, रास्ते पे वड़ा पाव मिलेगा, दैट टाइम दैट इज बेस्ट। वॉट एवर इज ऑलवेज बेस्ट। मैं एक्यूपंक्चर सीखने के बाद इसको पॉपुलर करने के लिए पूरे इंडिया में फ्री कैंप लिया मैंने 15 साल तक। तो रोज 1000-1500 पेशेंट। अब इतने पेशेंट को एक्यूपंक्चर कैसा करना। होल एमबीबीएस यूज्ड टू कम टू मी। एमबीबीएस यानी मियाँ बीबी बच्चों के साथ सब आते थे, इसको भी देखो, इसको भी देखो, इसको भी देखो। और 1000 लोगों का एक्यूपंक्चर कैसा पॉसिबल है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, जिसको सही में जरूरत है उसको एक्यूपंक्चर, बाकी जो बचे किसको एक्यूप्रेशर, किसको मॉक्सर, किसको प्लम ब्लॉसम, किसको सीड थेरेपी, ऐसा करके मैनेज करना। अभी भी प्रैक्टिस में वी सी कि पेशेंट कितना अफोर्ड कर सकता है। गरीब पेशेंट आया तो वी एडवाइज एक्यूप्रेशर और सीड थेरेपी। कुछ लोग गरीब है इसलिए नहीं आ सकते, कुछ लोग जिनके आसपास कोई एक्यूपंक्चरिस्ट नहीं इसलिए नहीं आ सकता। तो जब ज़्यादा लोग हैं तो वी हैव टू थिंक ऑफ मेनी कंडीशन कि डॉक्टर अवेलेबल है क्या, ये कितना खर्चा कर सकता है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन एडवाइज कि आपको पंक्चर करना है, मोक्सा करना है या जो कुछ करना है। ऑल आर इफेक्टिव टेक्निक्स। अब कमिंग टू माय वेबिनार 26 to 30, एक्चुअली रूटीन में हम लंबे कोर्स लेते हैं एक्यूपंक्चर के, लेकिन हुआ क्या कि आप सभी लोगों ने अब एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किया। अब आप पास किया है तो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस चालू करने के लिए सब दे आर वेरी ईगर, बट मेनी ऑफ दीज पीपल हैव नॉट टेकन ट्रेनिंग। उनके पास अब डिटेल ट्रेनिंग के लिए टाइम भी नहीं है। कुछ लोगों को कुछ पॉइंट पता है, इसलिए वही थॉट कि इनको प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स, एक छोटा कोर्स रख के ये सभी टेक्निक प्रैक्टिकली, इसमें आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। नंबर 1, ये जो मैं सभी टेक्निक अभी दिखाया है ये प्रैक्टिकली पेशेंट के ऊपर आपको दिखाया जाएगा। हाउ टू लोकेट पॉइंट वो भी दिखाया जाएगा। दिस इज कॉल्ड चूनामीटर, जो लोकेट करने के लिए यूज करते हैं। इसका यूज हाउ टू लोकेट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट सैकड़ों है लेकिन यूज जो करते हैं हम पॉइंट, ये अप्रोक्सीमेटली 100 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स मैक्सिमम, दे आर प्रैक्टिकल यूज। तो हर एक मेरिडियन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लोकेट कैसा करना, उसको नीडलिंग कैसा करना, परपेंडिकुलर करना, क्या ऑब्लिक करना, क्या हॉरिजॉन्टल करना, सब आपको प्रैक्टिकली कोई मॉडल के ऊपर या पेशेंट के ऊपर दिखाया जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच आर कॉमनली यूज, हाउ टू लोकेट, हाउ टू नीडल। इसके अलावा हर एक पॉइंट के इम्पोर्टेंट इंडिकेशंस कि उसके फायदे क्या है। उसके बाद हाउ टू सेलेक्ट पॉइंट्स फॉर ट्रीट, हाउ टू एग्जामिन पेशेंट, पेशेंट की हिस्ट्री कैसे लेना, पॉइंट सेलेक्ट कैसे करना, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉइंट सिलेक्शन फॉर ट्रीटमेंट। और कॉमन जो बीमारियां हैं जैसे घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, पीठ का दर्द है, हेडेक है, माइग्रेन है, हील पेन है, हिप पेन है, ये पेन के सब, फ्रोजन शोल्डर है, संधिवात है, गाउट है। इसके अलावा पैरालिसिस के हिमप्लीजिया है, बेल्स पॉल्सी है, पैराप्लीजिया है, क्वाड्रिप्लीजिया है,
या फिर मोटापा है, ब्यूटी थेरेपी है, काले पिगमेंटेशन, काले दाग है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, सर्दी है, चमड़ी की बीमारियां, कान की बीमारियां, नाक की बीमारियां, ये जो कॉमन बीमारियां, हार्मोन की बीमारियां, थायराइड की बीमारियां, ये कॉमन बीमारियों के लिए कैसे पॉइंट सेलेक्ट करना, ये आपको प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा। दिस कोर्स इज टोटली प्रैक्टिस ओरिएंटेड कोर्स। ये कोर्स की फी 4,500 है, 5 दिन कोर्स है, 26 से 30 तक, दोपहर में 3 से 6, इसके बीच में कुछ टाइम चाय पानी के लिए रखा जाएगा, 3 से 6 तक। और ये जो कोर्स है आज का लेट चालू हुआ क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम था। ये कोर्स 3 बजे है, शार्प 3 बजे, कोई नहीं आया तो भी मैं चालू करूँगा क्योंकि 6 के बाद वी आर ऑल्सो बिजी आफ्टर 6 o'clock एंड वी आर बिजी बिफोर 3 o'clock। तो 3 to 6, 26 से 30 तक, उसकी फी है 4,500। जो लोग पहले 3 दिन यानी 24 तारीख तक भरेंगे उनको हम कंसेशन देंगे, उनके लिए कंसेशनल फी विल बी 3,900 ओनली। एक कोर्स के लिए किसको संपर्क करना, उसके नंबर आज सभी ग्रुप पे पोस्ट किए जाएंगे। आप वो नंबर को व्हाट्सएप करोगे या फ़ोन करोगे, वो आपको पूरी जानकारी कोर्स में कि कोर्स का सिलेबस क्या है, कोर्स के नियम क्या है। जैसा मेरे कोर्स में वीडियो रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड, अगेन आई एम रिपीटिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ माई लेक्चर इज नॉट अलाउड। सो नेचुरली हम किसको देंगे भी नहीं, दूसरी जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है उसने ही अटेंड करना चाहिए। 2-4 लोग मिलकर अटेंड करते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा विदाउट रिफंड, etc। सभी जानकारी आपको आज शाम को सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे 40 से ज़्यादा ग्रुप्स है, हर एक ग्रुप में 250 लोग हैं, 200-250, तो सबको आज जानकारी दी जाएगी। सो आज ऑलरेडी वी आर लेट, सो नाउ आई हैव टू टेक योर लीव। आज मैंने शॉर्ट में आपको अलग अलग टेक्निक दिखाए हैं, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली सभी टेक्निक ऑन मॉडल और पेशेंट प्रैक्टिकली दिखाए जाएंगे। और बाकी आपको हाउ टू प्रैक्टिस, ये मेनली मैं सिखाऊंगा। मेरा प्रैक्टिस का तरीका बाकी लोगों से बहुत हटके है। आई डोंट डू बुक प्रैक्टिस, और इसलिए इतने साल से मैं टिका हूँ एक्यूपंक्चर में। तो आपको सक्सेसफुल प्रैक्टिस कैसे करना, प्रैक्टिस बुक से करना और एक्सपीरियंस से करना, दोनों में बहुत फर्क है। जो लोगों को मेडिकल कॉलेज में गोल्ड मेडल मिलते हैं वो मेजॉरिटी लोग प्रैक्टिस में फेल होते हैं, और जो कई बार फेल होते हैं मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिस में टॉप में रहते हैं। हाउ टू प्रैक्टिस इज आर्ट एंड इन माई कोर्स आई विल टीच यू हाउ टू प्रैक्टिस। सो टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। टाटा, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच। जिनको मेरे साथ बात करना है 1-1 मिनट में 10 मिनट रुकूंगा यहाँ, एंड देन वी मीट ऑन 26। अगेन आई रिपीट, 26 तारीख का जो कोर्स है वो शार्प 3 बजे चालू होगा। और एक आपको रजिस्ट्रेशन कैसा करना, इसकी जानकारी आज सभी ग्रुप पे पोस्ट की जाएगी, नंबर दिए जाएंगे, वो नंबर को आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। हेलो, या those who are in not any group, they can WhatsApp me on my number 9922571571. I will add them. Yeah, please mention your name and your number on the WhatsApp. I'll write some Okay, तेरे पे बंदा कौन है? and this is my